तो आज अपन स्टडी कर लेते हैं इसमें किसके बारे में। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब देखिए, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को अपने को आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। फंक्शन जैसे विद आर्ग्यूमेंट से बनाते हैं तब, अगर नो आर्ग्यूमेंट से बनाते हैं तो कोई आर्ग्यूमेंट देने ही नहीं पड़ते अपने को। तो फिर अपन करते क्या है, जैसे ऐसे एक फंक्शन बनाया, मान लो कोई भी एक एक्स वाई जेड फंक्शन है। एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, डेफ एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन है और यहाँ पे मैं 3 आर्ग्यूमेंट दूंगा जैसे, ठीक है। और फिर मैं इनको कुछ नहीं, मैं प्रिंट ही करवा रहा हूँ जैसे तीनों की वैल्यू को। याद है लास्ट टाइम मैंने एफ स्ट्रिंग बताई थी, एफ स्ट्रिंग लिटरल नहीं बताई आपकी, इसमें नहीं बताई, ठीक है। देखो क्या होता है, एक तो अपन इसको ऐसे शो करवाएंगे ए इक्वल टू, फिर वैल्यू कहाँ से ए, फिर कॉमा बी इक्वल टू, फिर वैल्यू कहाँ से बी से, फिर कॉमा सी इक्वल टू और वैल्यू कहाँ से सी से। आ रहा समझ में। तो इससे पता है क्या होगा, जब एक्स वाई जेड को कॉल करेंगे तो कितने नंबर पास करने पड़ेंगे अपने को, 3 नंबर कर दी। अब मैं शो करूँगा तो ए में कितना 1, बी में 2 और सी में 3 चले जाएगा। तो देखो दिख रहा है, बट आपको यहाँ दिख रहा है ये स्पेस भी आ रहा है, दिख रहा है। इसको अपन क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं चाहिए तो इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, एक होता है इसके अंदर एफ, इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन, इसके अंदर फिर जो भी वेरिएबल होता है उसका नाम लिखते हैं। फिर इसके अंदर अपन अपनी जो भी स्ट्रिंग होती है वो पास करते हैं, इसको बोलते हैं अपन एफ, यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल, है ना। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ये कब यूज़ करते हैं अपन, कुछ आइडिया नहीं। जब अपने को स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल भी लिखना हो, वेरिएबल की वैल्यू, यानी स्ट्रिंग के अंदर एक बात बताओ, स्ट्रिंग के अंदर क्या वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर सपोज आपका कोई नेम नाम का वेरिएबल है, नेम में लिखा अपन ने चारू, ठीक है। अब मैं क्या जब इसको प्रिंट करूँगा तो कैसे करूँगा आप बताओ मुझे। आपका नाम तो नेम इज़ चारू चाहिए, अब चारू का लिखना मतलब नेम का लिखना पड़ेगा मुझे बाहर की साइड, बट मुझे अंदर की साइड स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल देना है, तो ये काम आएगा। आ रहा समझ में, स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल से जब वैल्यू लेनी होगी, इतना क्लियर है। तो करेंगे कैसे, देखो नेम इक्वल टू चारू, है ना। फिर क्या करेंगे, प्रिंट, और फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहले एक मैसेज दे दें, क्या दे दें मैसेज में, नेम इज हाय कर दूँ, हाय चारू ऐसा कर दें, ठीक है। हाय के बाद फिर अब चारू का लिखना पड़ेगा अपने को, बाहर लिखते हैं नॉर्मली। और यहाँ पर अगर मैं इसके आगे इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ तो एफ लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे अपन, जो भी वेरिएबल। हाँ है, अरे फंक्शन कॉल नीचे वाला हटाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए ना, ये चल रहा ना। चालू आ गया, स्पेस भी नहीं आया, स्पेस फिर अपने को यहाँ देना पड़ता है। आया कुछ समझ में, है ना। तो कब यूज़ करेंगे, तो देखो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, है ना। तो क्या लिखता हूँ, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल ए इक्वल्स टू, फिर करली ब्रैकेट में ए की वैल्यू, कॉमा बी इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट में किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, फिर कॉमा सी इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट में सी की वैल्यू, ठीक है। कॉल करें, आगे मैंने हाई स्पेस हट गया, कुछ डाउट इसमें, बट ये तो नॉर्मल फंक्शन कॉल हुआ, है ना। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, ये वाले फंक्शन में, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने फंक्शन कॉल किया, बट कितने आर्ग्यूमेंट पास किए, एक भी नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। तो फिर बताओ क्या ये फंक्शन कॉल हो जाएगा कि नहीं होगा, बट कॉल तो कर रहे हैं अपन नाम से। तो वो 3 आर्ग्यूमेंट मिसिंग का एरर देगा ना, 3 आर्ग्यूमेंट मिस है इसके अंदर, रन किया मैंने, देखो एक्स वाई जेड मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट ए बी एंड सी, तीनों के लिए आर्ग्यूमेंट मिस है, तो ये काम नहीं करेगा। फिर आपको ऑब्वियसली कि 3 आर्ग्यूमेंट देने ही पड़ेंगे, चलो मैं 2 दिए, अब काम करेगा,
एक का मिसिंग का एरर देगा ना, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट, जो सी के लिए क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो फिर अपने को तीनों को आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, तभी तो फंक्शन कॉल होगा, सही है कि नहीं। बट हम चाह रहे हैं कि अगर फंक्शन को आर्ग्यूमेंट ना भी दिया जाए कॉल करते समय, तब भी वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। आ रहा समझ में, मतलब कि इफ़ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, तब भी अपने को वो फंक्शन क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं हम, फिर देते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन को। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज वे टू गिविंग अ फंक्शन, टू गिविंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन, टू द फंक्शन, कि इफ़ वी डोंट सप्लाई any argument, if we don't supply any argument, so it takes default value, so it takes a default value, otherwise passed value, otherwise passed value। देखो क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज वे टू गिविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन। मतलब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक वे है जिसके थ्रू अपन फंक्शन को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, है ना। इफ़ यू डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, कि जब आप कोई, यदि आप कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं करते हैं, सो इट टेक्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो वो अपनी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगी फंक्शन की वो ले लेगा। अदरवाइज जो आर्ग्यूमेंट अगर आपने पास कर रखे तो फिर वो पास वैल्यू ही लेगा। आया कुछ समझ, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देंगे कैसे अपन, अभी यहाँ कुछ नहीं दिया, दे दूँ मैं तीनों को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन जब बन रहा हो उसी समय आपको फंक्शन को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे देने, इतना क्लियर है। अगर मैं अब इस फंक्शन को कॉल करूँगा बिना आर्ग्यूमेंट के, तब भी वो कॉल होगा, और वैल्यू कौन सी लेगा, वो 10 20, और अब कुछ एरर नहीं आएगी। कुछ आया समझ में, क्लियर है, चल रहा है। चलो अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा तो ये लो, एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, बताओ विधि क्या होगा। बाकी जो दो है वो ऊपर दिए वहाँ से होगी। मतलब आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की क्या आएगी, सी की आएगी, इस ए वाले की वैल्यू 40 आएगी और बी की 20 और सी की 30। है ना। आया समझ में, चारों अब बताएं कि अब क्या आएगा आंसर, ए की 50 हो जाएगा, बी की 60 और सी की 30 रहेगी। दिख रहा है। और फिर एक्स वाई जेड को कॉल किया, 70, अब बताओ, तीनों की 78 दिख रहा है। तो नी सप्लाई करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, जब पास करेंगे तो फिर पास्ड वैल्यू लेगा। बट पता है इसमें भी एक रूल है कि आप ऐसे फंक्शन को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहीं से भी नहीं दे सकते हो। देखो वैल्यू दी कहाँ जाती है, मतलब देखो ऐसा है कि आपने अभी तीनों में दी है, मतलब जहाँ से आपने दी होती है उसके बाद के सारे आर्ग्यूमेंट में आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना मैंडेटरी होता है। कि अगर मान लो मैंने फर्स्ट में नहीं दी, फर्स्ट में दी, सेकंड में नहीं दी, थर्ड में दे दी, ये गलत हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में दी तो सेकंड और थर्ड में भी देना मैंडेटरी है, अगर नहीं दोगे आप तो वो गलत हो जाएगा। और सर अगर अपन फर्स्ट में ना दे सेकंड और थर्ड में दे। चल जाएगा, ये सही है। मतलब जहाँ से दी उसके बाद में सब, ऐसा नहीं कि सेकंड से दी तो थर्ड को हटा दिया, ये गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो एक रूल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रूल ये है कि once we have started giving a default value यानी आप एक बार आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना स्टार्ट की, सो ऑल द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, so all the next argument must contain a default value, ठीक है। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम। एक बार जहाँ से देना स्टार्ट की उसके बाद के सभी रेस्ट आर्ग्यूमेंट में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना क्या हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, वो बताना आपको
अब इसमें से आपको ये बताना है कौन कौन सी सही है। बताओ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट वाला सही है। सही नहीं, है? नहीं है। नहीं है। ये वाला? ये भी नहीं है। ये वाला? ये सही है। ये सही है। ये वाला? नहीं। ये वाला? नहीं। ये भी नहीं है। ठीक है, बस एक ही सही है, बाकी सारे गलत है ना। ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज करेगा नहीं तो ये। ठीक है ना, समझ गए? तो वो रूल के अकॉर्डिंग ये गलत जाएगी। ऐसे किसी फंक्शन को हम क्या देना हो, जब वैल्यू देनी हो डिफ़ॉल्ट, ये यूज़र अगर क्या बोलते हैं वैल्यू पास नहीं कर रहा है, तो वो अपनी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनके साथ में वर्क परफॉर्म कर दे। जैसे आप जैसे कि आपने बोला कि उसके बाद सब में देनी पड़ती है, तो हमने ए को जैसे छोड़ दिया, उसमें वैल्यू थी बी सी में दे दी, फिर जब कॉलिंग करेंगे तो उसकी एरर नहीं आएगी? अगर ए की वैल्यू तो तब हमको देनी पड़ेगी ना। आई की तो मैंडेटरी होगी ना, फिर ये वाला फंक्शन जैसे ये वाले में आएगी फिर। फिर एरर आएगी हाँ, ये उसमें। बाकी के चल जाएंगे, ये वाले में आएगी। देखो ऐसा है, जैसा अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक ए में वैल्यू नहीं दी, हाँ। तो यहाँ पे ये वाले में एरर देगा। देखना पहले वाले में ये दे दिया एरर, बोल रहा है कि एक तो देनी है आपको पड़ेगा एक के लिए, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? दो के लिए है डिफॉल्ट वैल्यू, एक के लिए थोड़ी है। एक के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो ये कब चलेगा पता है? जब आप एक वैल्यू दोगे तब जाके वो चारों चलेगा। आया कुछ समझ में? तो एक के लिए देना मैंडेटरी होगा। अगर तीनों में दे रखी तो मत दो, किसी में भी, या आप दे भी सकते हो, है ना। बट अगर एक में नहीं दिए तो आपको एक में देना तो मैंडेटरी होगा, नहीं तो उसकी मिसिंग का एरर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हुआ अपना कंसेप्ट कौन सा? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फंक्शन हो गया अपना। अब इसके बाद अपने को स्टार्ट करना है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग किसको बोलते हैं अपन? देखो स्ट्रिंग क्या होती है, सिंपल है। पाइथन के अंदर चाहे कोई कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब क्या? जैसे एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने लिख दिया डी, ठीक है, या फिर कोई सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे एक नाम लिख दिया अपन ने धर्मेंद्र, और मैंने लिख दिया एक क्या, इज अ गुड एक्टर। ठीक है ना, आ रहा समझ में? ये पूरा ही क्या है, स्ट्रिंग है। चाहे कैरेक्टर हो या फिर पूरा वर्ड हो या फिर कोई सेंटेंस हो, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग। आ रहा समझ में? और जो डबल कोट या सिंगल कोट में लिखी जाए, स्ट्रिंग को लिखने के हमने शुरू में बताया था 3 तरीके होते हैं। डबल में भी लिख सकते हैं, सिंगल में भी लिख सकते हो, और ट्रिपल में भी लिख सकते हो। वो आपकी चॉइस है। जैसे हमने डबल में लिखा है, सिंगल में तो आपकी चॉइस है, कैसा भी अपन लिख सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं। तो अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इन पाइथन आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। जैसे अपन ने तो एक पूरा लाइक वर्ड या सेंटेंस लिखा, बट वो स्टोर कैसे होता है पाइथन के अंदर? एक एक कैरेक्टर वाइज स्टोर होता है। जैसे आपने सी वगैरह में शायद पढ़ा हो, एरे के अंदर जैसे कि इंडिविजुअल क्या बोलते हैं अपने नंबर जैसे कैसे स्टोर होते हैं उसके अंदर, वैसे स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे स्टोर होती है, एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर। और ये एक एक कैरेक्टर जो स्टोर होते हैं इंडिविजुअली, इनका एक इंडेक्स होता है। 2 तरह के इंडेक्स होते हैं पाइथन में, एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्स, एक होता है बैकवर्ड इंडेक्स। आ रहा समझ में? तो फॉरवर्ड मतलब क्या, जो आगे से स्टार्ट होगा। बैकवर्ड मतलब जिसका इंडेक्स पीछे से स्टार्ट होगा। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जैसे पाइथन लिखा, मान लो अपन ने एक स्ट्रिंग है पाइथन, तो पी जो ऑटोमेटिक जीरो इंडेक्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 0 to n-1, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की। 0 to n-1 का मतलब क्या है? इस पाइथन की लेंथ अगर काउंट करें तो कितनी होगी? 6। तो 6 मतलब ये 5 तक जाएगा। n-1 0 से स्टार्ट होकर n-1, यानी n की वैल्यू अगर 5 है, n मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो वो कितना हो जाएगा? n-1। तो उसकी लास्ट जो रेंज होगी वो क्या होगी? n-1 में 5 हो जाएगी,
यानी 6 माइनस 5। तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। बाकी वही बैकवर्ड में अगर लिखते हैं तो -1 पीछे चालू होती -1, -2, -3, -4, -5, -6। इतना क्लियर है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो ये जीरो पी है, पी को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे बताएं? इसका नाम मान लेते हैं str है। क्या है ये? एक str के अंदर अपन ने पाइथन स्ट्रिंग लिख रखी। str 0 अगर मैं लिखूंगा तो भी वो किसको बताएगा? पी को। और हमेशा जो इंडेक्स है, इंडेक्स से जब वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और अगर मैं str -6 लिखता हूँ, मतलब अपनी स्ट्रिंग का नाम और इंडेक्स की वैल्यू, जो इंडेक्स का नाम है वो, तो उससे वो अपने को वैल्यू मिल जाएगी। दोनों का मतलब एक ही है। आ रहा समझ में? जैसे अगर बात करूँ मैं y के लिए, अपन क्या लिखेंगे? str 1 लिख सकते हैं, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? str -5। आ रहा समझ में? एक बार करके देखिए उसको। चलो, तो यहाँ पर एक नेम ही लिख लेते हैं अपन। क्या नाम लिखे? विधि, विशी, शाखा लिख दो ना। नहीं, वो वाला बीच में सारा बार-बार की मेहनत कर रहा है। देखो ये कौन से इंडेक्स पे होगा? 0, 1, 2, 3, 4, है ना? ऐसे ही होगा ना इंडेक्स इसका। चलो अब देखो, अगर सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करनी तो पूरा ऐसा लिख देते अपन। इससे तो सिंपली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। हुई तो नहीं? हो गया। मुझे डी को प्रिंट करना है बीच से, तो क्या लिखेंगे बताओ? प्रिंट नेम, स्ट्रिंग का नाम और उसका इंडेक्स। डी आएगा सेकेंड इंडेक्स पे, मतलब फॉरवर्ड में। देखो ये 2 पे दिख रहा ना, तो ये 2 लिख दो, तो इससे क्या आएगा? ओनली डी आएगा। और अगर मुझे बैकवर्ड में ही प्रिंट कराना हो तो बताओ बैकवर्ड का इंडेक्स कौन सा होगा? ये -1, -2 और ये -3। तो नेम ऑफ क्या लिख दूंगा मैं? -3। बताओ समझ में तो नहीं आया? ठीक है ना? किल, ठीक है। हो गया ख़त्म। ये समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। अब इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसमें चेंजेस अपन नहीं करवा सकते, जिनमें बदल नहीं सकते अपन, है ना? जैसे अगर मैं बात करूँ कि अपन ने ये देखा कि स्ट्रिंग के अंदर सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल स्टोर हो रहे हैं। कैसे स्टोर हो रहे हैं? एक एक करके क्या हो रहा है? स्टोर हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि मुझे टी को बदलना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका इंडेक्स बदलूंगा तो वैल्यू बदलना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडेक्स वैल्यू है ना। मतलब जैसे अगर बात करूँ मैं नेम ऑफ 3 पे, कितना है अभी नेम ऑफ 3 पे? एच ही आ रहा ना, तो मैं इस नेम ऑफ 3 पे एच है, तो मैं ऐसा आ रहा हूँ यहाँ पर कुछ एक कैरेक्टर आ जाए, कुछ भी लेना है, आई लेना है, मान लो एच की जगह लेना है अपने को, आई लेना है। तो फिर वो करने नहीं देगा इसको। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में अपन चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के एलिमेंट में अपन चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। और इम्यूटेबल का मतलब ये है कि उसमें चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि करके देखते हैं एक बार अपन, ऐसा समझ नहीं आएगा। ये लिखा अपन ने, मैंने लिखा नेम के कौन से इंडेक्स से बदलना है मुझे? थर्ड इंडेक्स में। क्या करना है वहाँ पर मुझे? अब स्ट्रिंग को तो सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, डबल में। ठीक है, प्रिंट करता हूँ मैं किसको? नेम करूँ, रन। और देखो एक एरर मिलेगी अपने इसी लाइन में। क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग, और देखो ये लिखा हुआ क्या रहा है? ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन। ठीक है। अब देखो पाइथन के अंदर क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है वो कैसा ट्रीट करता है? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप एक ऐसा समझ सकते हो, एक डिब्बा समझ सकते हो, लाइक कंटेनर की टाइप, है ना? डिब्बा समझते हैं ना, कंटेनर। मतलब जो भी लिखा जाएगा, अब जैसे इतनी बड़ी स्ट्रिंग है तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं दूसरी लूँगा तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर एंटिटी समझ लो आप, है ना? तो वो ऐसा है। तो वो बोल रहा है कि वो जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप आइटम को असाइन नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? आइटम को असाइन करने का मतलब कि आप जो आइटम एलिमेंट जो डालना चाह रहे हो उसके अंदर वो असाइन नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब ये होता है। आ रहा समझ में? क्लियर है एकदम? तो स्ट्रिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो सपोर्ट नहीं करेगा जो भी आप आइटम असाइन करना चाह रहे हो वो। तो ये वाली लाइन में उसने एरर दे दिया आपने, ठीक है ना? याद दे रहे? क्लियर है इतना? इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं? इम्यूटेबल का मतलब क्या है?
तो ये तो समझ में आ गई अपने को। देखो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, श्याम में नेम को ए करने की कोशिश करी तो वो इसने एक एरर शो किया अपने को, है ना, ठीक है, ये वही एरर दिया सेम उसने अपने को। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट? अब सुनो, मैंने एक नेम लिया, एक लूप लगाते हैं अपन, यहाँ लिख दिया मैंने वे, है ना, ऐसा। अब लिखा फॉर आई इन नेम, क्या लिया मैंने, आई और स्ट्रिंग के ऊपर एक लूप लगा दिया अपन ने। आई एक वेरिएबल लिया, अगर मैं प्रिंट करूँ आई को तो पता है क्या आएगा, पहले वी, क्योंकि इंडिविजुअल स्टोर है पता है आपने को, ये कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3 ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम नहीं, छोटा सा ही, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल स्टोर अपने को पता है, ठीक है ना, सही। तो 0 इंडेक्स में क्या है पहले वी, तो वो इसमें से वी जाएगा, क्योंकि वो एक, इसको ट्रीट क्या कर रहा है पूरे को एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, अलग अलग एलिमेंट है ना, तो वी एलिमेंट पहले आई में जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा वी, फिर आई जाएगा, आई में आई चला जाएगा, फिर आई में डी जाएगा, फिर आई में एच जाएगा, फिर आई में आई जाएगा, तो विधि ऐसे वर्टिकली अपने को दिखेगा, तो दिख रहा है, आया कुछ समझ लो, ठीक है ना। तो एक एक कैरेक्टर जा रहा है और कुछ नहीं उसके अंदर, इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या हो रहा है उसके अंदर जा रहा है, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस है ना उसमें कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो ऑटोमेटिक क्या होता है पहला फर्स्ट वाला जाएगा इसके अंदर लूप पे, तो वो तो एक एक करके ट्रेड करता है फॉर लूप। वेरिएबल तो कुछ भी ले लो ना, एक्स ले लो, कैर ले लो, सी एच ले लो, कि कैरेक्टर आ रहा है तो सी एच ऐसा, ठीक है, चलेगा। कैरेक्टर मतलब सी एच मतलब एक कैरेक्टर आ रहा है उसके अंदर, है ना, तो समझने के लिए वेरिएबल तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना, इतना क्लियर है। बट अगर मुझे ऐसा ही प्रिंट कराना है सीधे, फिर क्या करेंगे, कुछ आइडिया नहीं? हाँ, तो देखो जब भी आपको क्या करना हो, एक ही लाइन में चाहिए हो, देखो प्रिंट फंक्शन जब चलेगा वो तो नई लाइन देगा, आ रहा समझ में, उसके आगे आप एंड लगा दो, एंड इक्वल्स टू करके जैसे ही डबल कोट लगाएंगे तो वो स्ट्रिंग जो है, मतलब स्ट्रिंग मतलब कर्सर जो होगा, जैसे मान लो वी प्रिंट हुआ पहली लाइन में, अब उसके आगे क्या लिखा हुआ एंड, मतलब लाइन का जो एंड होगा वो किससे होगा, कुछ नहीं, एक ब्लैंक कुछ भी नहीं होगा, मतलब तो कर्सर यहीं पर रहेगा आपका। अगला फिर डी, फिर एच सॉरी आई डी एच आई, ऐसा कैसे चलते आएगा वो, ठीक है ना, बट वो चल 5 बार ही रहा है। अगर ये ज़्यादा बेटर कब समझ में आएगा आपको, जब यहाँ कुछ लगाओगे आप बीच में, ऐसे लगा, दिख रहा है, तो वहीं मतलब एंड का मतलब है कर्सर वहीं रहेगा आपका सेम लाइन में, ठीक है, या फिर आप क्या करो ऐसे स्लैश लगा दो तो आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब आया कुछ समझ में क्या, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर लूप लगा के करना है, स्ट्रिंग थ्रू लूप, है ना। चलो ये भी हो गया अपना, इसको अलग सेक्शन कर देते हैं, इसको अलग सेक्शन कर देते हैं, और इस वाले को ठीक है, कुछ डाउट नहीं? ये पहला पीडीएफ अपन ने कंप्लीट करा स्ट्रिंग का, अब चलते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स में। तो देखो स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेशन अपन कर सकते हैं, पहला तो होता है कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ठीक है ना। देखिए स्ट्रिंग में हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, पहला होता है कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना, ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, जैसे हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक एक्स है, क्या है गुड या एवरी, एवरी अगले में क्या है वाई में है डे, अब इन दोनों को एक साथ कॉन्केटिनेट करना है, तो कुछ नहीं, आप प्रिंट करो एक्स प्लस वाई, आया कुछ समझ में। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि प्लस बेसिकली कौन सा होता है अपना कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, आया समझ में। जब मैं रन करूँगा तो वो दो स्ट्रिंग एक साथ बाज हो जाएगी, कुछ डाउट है इसमें?
जैसे अगर मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर, एक में एक्स में है मेरा गुड, वाई में है क्या, मॉर्निंग, ठीक है, एक्स में गुड है, वाई में मॉर्निंग है, और फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो क्या करूँगा मैं, प्रिंट एक्स प्लस वाई, बट एक साथ आ जाएंगे, बट मुझे स्पेस भी चाहिए बीच में, ठीक है। तो फिर प्लस के बीच में एक अपन एक स्पेस देंगे, वो भी एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, आ रहा समझ में। और फिर ऐसा कुछ डाउट इसमें, तो स्ट्रिंग को प्लस साइन लगा के कॉन्केटिनेट करेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता है हमारा, वो होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करना है, यानी रिपीट करना, कितने टाइम अपने को रिपीट करना है, तो अपन रेप्लिकेशन ऑपरेटर से बता सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, चलो सिंपल ही कर लेते इसको। तो लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने क्या, एक स्ट्रिंग, देखो क्या लिख दिया, हेलो, और रेप्लिकेशन के लिए साइन क्या होता है, इससे इनटू का साइन क्या होता है, इनटू, कितने टाइम करना है, जितने भी टाइम आपको करना है, वो स्ट्रिंग उतने टाइम रेप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। ये रेप्लिकेशन सिंपल ऑपरेटर, तो स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी रिपीट कर सकते हैं अपन। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, याद तो नहीं होगा ये, नहीं याद है होगा, क्या था इसमें मेंबरशिप में, इन और इस, इन और नॉट इन ना। तो अगर मेरे पास शायद ये तो करके देख चुके थे अपन, बाकी स्ट्रिंग में कर रहे थे, एक बार और देख लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा ए इन राम, बताओ ट्रू आएगा या कौन सा है, वो चेक करता है ना केवल सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में, ये अपन चेक कर सकते हैं। बताओ ये ट्रू आएगा है ना। फिर लिखा मैंने, बताओ चारू क्या है, नॉट इन, अब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन, ये तो पता ही अपने को ट्रू फॉल्स में आउटपुट देता है। एक होता है अपना क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन समझते हैं ना अपन। नेक्स्ट ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तो कंपेयर करना है यदि अपने को, तो कंपैरिजन ऑपरेटर का अपन यूज़ करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, दो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रिंट, बताओ ए इज इक्वल टू ए और नॉट, ये वाला, अब कौन सा आएगा, ठीक है। देखो ऐसा लिखा, ये वाला तो क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा ना। इसका बताओ, ए बराबर नहीं होता राम के, हाँ नहीं होता, सही था, ट्रू है ना, ठीक है ना। ऐसा आप चेक कर सकते हो, क्लियर है इतना। तो ये कंपैरिजन है, ये अपने ऑपरेशन है, स्ट्रिंग पे अगर लगाना हो तो स्ट्रिंग के ऑपरेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में कंपेयर करना, वो तो नंबर्स वगैरह को कंपेयर करना, ओके।
समझते हैं अपन स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है वैसे, कुछ आइडिया? पिज्जा के स्लाइस, पिज्जा के स्लाइस। हाँ हाँ, वही टुकड़े मतलब पार्ट में ब्रेक करना है ना, ऐसा पीस करना है ना। पिज्ज़ा के क्या स्लाइस, हाँ ठीक है। कितने, 2 कि 3? चार आता है। अच्छा 4 आते हैं ना। डोमिनोज याद आ गया मुझे इससे। देखो एक स्ट्रिंग है अपने पास, नेम है ना, और नेम के अंदर एक नेम है राधिका। ठीक है, क्या नाम है? मुझे क्या करना है, इस राधिका के नेम में से कुछ बड़ी स्ट्रिंग है, इसमें सब स्ट्रिंग निकालनी है ना, तो उसको बोलते हैं अपन स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब पता है ना, पीस करना। जैसे गर्मी में आम की स्लाइस निकालते हैं ना अपन, स्लाइस, ठीक है ना, मतलब पीस होती है ना, ठीक है, तो वही स्लाइसिंग है। क्लियर है इतना? तो देखो राधिका में जैसे मान लो मुझे ए डी एच को अलग करना है, किसको? ए डी और एच को। तो स्लाइसिंग का पहले तो सिंटेक्स अपन समझ लें। सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो अपने को क्या देना है, अपनी स्ट्रिंग का क्या देना है, नाम। फिर लगाना है अपने को क्या, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट इंडेक्स देना है, फिर कॉलन लगाना है, फिर एंड इंडेक्स देना है, और फिर इसके बाद आपका स्टेप देना है। कितने से बढ़ाना है उसको, 1 से 2 से। आगे समझो। और इसमें जो स्टेप वैल्यू वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1। डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होगी स्टेप की, है ना। स्टेप डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1। और एक चीज़ कि ये जो एंड है, ये पता है ना, एंड क्या है? एंड मतलब वही n-1, मतलब जो यूज़र ने 5 लिखा है तो वो 4 तक ही जाएगा। समझ गए? या n-1 लिख दूँ? ठीक है, स्टार्ट तो ठीक है, बताइए अपने को, कुछ डाउट? पक्का? तो देखो करें इसको, प्रिंट क्या लिख देंगे अपन, नेम, और नेम के अंदर क्या अलग करना है बताओ, क्या आप डी एच आई को अलग कर दूँ, है ना। तो डी को कैसे अलग कर, देखो डी कौन से नंबर पे, 0 1 2, लिख देता हूँ ऊपर, कन्फ्यूज होगा। ठीक है, अरे कमेंट करना पड़ेगा मुझसे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे स्लाइसिंग के लिए, पहले स्ट्रिंग का नाम, फिर अपने स्टार्ट करेंगे इंडेक्स कौन सा, सेकंड इंडेक्स है ना, सेकंड, फिर कॉलन, फिर क्या देंगे, एंड कहाँ पे करना है, आई पे करना है, 4। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5। 4 लिखूंगा तो वो कहाँ तक देगा, इस तक ही देगा ना। देखो, और स्टेप वैल्यू दी 1, एक एक से बढ़ाना है, तो डी एच ही आ रहा है। और अपने तो 2 से 5 लिखा है, 2 4 5 3 आने चाहिए थे, बट वही मैंने बोला ना कि जो कंसेप्ट है उसका क्या है, n-1। तो 4 लिखा है तो वो 3 तक चलेगा, है ना। 5 लिखेंगे तो 4 तक चलेगा। देखो डी एच आया कुछ समझ में? तो सेकंड से 4 तक जाएगा वो, यहाँ से आता कि 3 दे देगा आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होती है कि आपको अगर ये नहीं देना है तो ऑप्शनल रहता है, क्या, इंक्रीमेंट देना, स्टेप देना, तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट इसमें? और एक चीज़, कुछ लिख रहे हो क्या, लिख लो फिर।